नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। तो आज हम हिंदी आलोचना से संबंधित पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्न करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो लेक्चर आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने 2004 से 2019 तक के सारे प्रश्न को एक जगह संग्रहित किया है और आप नोटिस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न आलोचना से संबंधित में से पूछे जाते हैं। और इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने अब तक 51 वीडियो लेक्चर कर लिया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? दिसंबर 2004 का प्रश्न है। तो छायावाद का पतन देवराज का है। तो देवराज की आपने सभी आलोचना कृति को याद कर लेना है, क्योंकि अदल बदल करके ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? जून 2006 का प्रश्न है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों, मैंने आलोचना के महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर भी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी मैं। तो अगला प्रश्न, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? देखिए यहाँ पे छायावाद फिर से रिपीट हुआ है। 2004 में पूछा गया, अब जून 2008 में पूछा ये प्रश्न। तो ये डॉक्टर देवराज का है ये आलोचना। अगला प्रश्न, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो ये हेमचंद्र का है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? जून 2010 का प्रश्न है। तो ये रस मीमांसा। आपने आलोचनात्मक कृति रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी है वो आपने याद कर लेनी है, क्योंकि ये अदल बदल करके पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। मार्क्सवादी आलोचक जो नहीं है वो नंद दुलारे वाजपेयी, बाकी नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान ये मार्क्सवादी समालोचक हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और 2019 में भी पूछा गया और 20 में भी पूछा गया, तो आप इनको ध्यान रखें कि मार्क्सवादी आलोचक कौन है। अगला प्रश्न, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है किसका कथन है? जून 2010 सेकंड पेपर का ये प्रश्न है। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? इसमें पूछा है प्रगतिशील आलोचक नहीं है, जून 2010 का प्रश्न है। तो प्रगतिशील आलोचक कौन नहीं है? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य की समस्या नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो ये रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के जितने भी आलोचनात्मक कृतियां हैं, कम से कम 22 से 24 आलोचनात्मक कृतियां हैं रामविलास शर्मा की। ये आपको सभी याद होनी चाहिए इनके सन के साथ, क्योंकि कभी इनके सन पूछ लिए जाते हैं तो कभी इनकी आलोचनात्मक कृतियां अदल बदल करके पूछी जाती हैं। लेकिन पूछी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां जाती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी हैं और सारी की सारी महत्वपूर्ण भी है। अगला, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? जून 2012 का प्रश्न है। तो किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। अगला प्रश्न, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो ये है नामवर सिंह का। अगला, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? देखिए इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फिर से रिपीट हुआ है, ये पहले 8 में पूछा गया, अब 2012 में पूछा गया है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। इसमें शिवदान सिंह है मार्क्सवादी, शिव कुमार मिश्र हैं और प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक कृति विजय देव नारायण शाही की है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो विजय देव नारायण शाही की जितनी भी आलोचनात्मक कृतियां हैं ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें जो आलोचनात्मक कृति है विजय देव नारायण शाही की वो है, ये 4 विकल्प में से वो जायसी। अगला प्रश्न,
ये जो दिए हुए हैं बाकी 3 विकल्प, ये भी आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न, कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? जून 2012 का प्रश्न है, तो ये मत है आगे का। अगला प्रश्न, मंगल का विधान करना वाले 2 भाव हैं, किसका कथन है? जून 2012 का प्रश्न है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, भाषा और समाज के लेखक कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे रामविलास शर्मा का दूसरी रचना पूछी गई है, तो आपने सारी याद रखनी है। अगला प्रश्न, हिंदी के बारे में यह कथन किसका है? रस्म रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है। दिसंबर 2013 का प्रश्न है, ये है मुंशी सदासुख का ये कथन है। अगला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। संपत्ति शास्त्र की भूमिका सरस्वती पत्रिका में छपी थी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए फिर से रामविलास शर्मा की दूसरी कृति पूछी गई है, तो आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? जून 2013 का प्रश्न है, तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत जो नहीं है वो है विसंगति बोध। अगला प्रश्न, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरुषकर्ता कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे फिर से रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति को पूछा गया है, लेकिन यहाँ दूसरी पूछी गई है। अगला प्रश्न, भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के और विजयदेव नारायण शाही के आलोचनात्मक कृतियाँ आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भान कूदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा था? तो यह कथन कहा है इंशाअल्लाह खां के संदर्भ में। अगला प्रश्न, रंग दर्शन के लेखक कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो ये नेमीचंद्र जैन हैं। नेमीचंद्र जैन की सारी आलोचनात्मक कृतियाँ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कवि हैं। अगला, हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो ये रामविलास शर्मा जी यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो ये महेश दत्त शुक्ल की कृति है। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। जून 2014 का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है मार्क्सवादी आलोचक, तो विजयदेव नारायण शाही मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, जबकि रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? जून 2014 का प्रश्न है, तो यहाँ पे भी देखिए रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति को पूछा है, तो आप याद रखिएगा। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे भी फिर रिपीट हो रहा है, देवराज हैं छायावाद का पतन। अगला, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने की है। अगला, इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी, अर्थ सौरस्व ही कविता का प्राण है। ये रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जून 2015 का प्रश्न है, तो ये किसने की थी? गोविंद नारायण ने। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक और लेटेस्ट अपडेट भी देती हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम दहीन मिश्र की कृति कौन सी है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो प्रवेशिका हिंदी व्याकरण
रामदहन मिश्र की कृति है। रामदहन मिश्र की कृतियाँ आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। अगला, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किस इतिहासकारक का कथन है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परामर्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो ये है अनामिका का। अगला, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए वह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। यह कथन किसका है? दिसंबर 2015 का, तो ये है रामविलास शर्मा का कथन है। प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक कौन है? जून 2016 का प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे भी रामविलास शर्मा की दूसरी रचना पूछी गई है। अगला प्रश्न, लघु मानव की अवधारणा किस आलोचक की है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो ये है विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? जून 2016 का प्रश्न है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, नए साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? जून 2016 का प्रश्न है, तो ये नंद दुलारे बाजपेयी का ग्रंथ है। नंद दुलारे बाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये चारों विकल्प में जो आलोचनात्मक कवि हैं, इनकी सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, पूछी जा सकती हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है, तो शिवदान सिंह चौहान हैं हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक। उसके बाद नेमी चंद्र जैन की भी आपकी आलोचनात्मक कृतियाँ याद होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। अगला, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? नवंबर 2017 का प्रश्न है, तो प्रगतिवाद शीर्षक के जो लेखक हैं वो हैं शिव कुमार मिश्र, रामविलास शर्मा, रंगे राघव, शिवदान सिंह चौहान। ये चारों विकल्प के कृतियाँ आपको याद होनी चाहिए। अगला, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? जून 2017 का प्रश्न है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चारों विकल्प में जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, आलोचनात्मक कवि हैं, इनकी आपको कृतियाँ याद होनी चाहिए, सारी महत्वपूर्ण हैं, उनके कृतियाँ पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यवहार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? नवंबर 2017 का प्रश्न है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? जून 2018 का प्रश्न है, तो ये नंद दुलारे बाजपेयी। ये जो चारों विकल्प में कवि दिए हुए हैं, इन चारों कवियों की कृतियाँ आपको याद होनी चाहिए, आलोचनात्मक कृति। उसके बाद अगला प्रश्न, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। जून 2018 का प्रश्न है, 19 का प्रश्न है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, इसमें विचार स्वतंत्र का अभाव है, ये विचार सही नहीं है गांधीवाद के संदर्भ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है मार्क्सवाद, जून 2019 में भी ये पूछा गया है, तो शायद ये 2021 में जो भी मई में एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछा जाए, और पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादी आलोचक कौन से हैं? तो वो हैं हमारे शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने ना तो भारत की रूढ़िवादी को स्वीकार किया, ना तो पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है, किस लेखक का है? जून 2019 का प्रश्न है, तो ये है रामविलास शर्मा जी का। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधि की रचनाएं कौन सी हैं? जून 2019 का प्रश्न है, तो ये
निम्नलिखित रचनाओं में से यहाँ पे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं दे दी गई हैं, साथ में किसी अन्य कवि की रचनाएं भी दी गई हैं, आलोचनात्मक विधाएं रचनाएं। तो हमने इसमें से छांटना है कि महावीर प्रसाद की रचनाएं कौन सी हैं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी, कालिदास की निरुंकुशता। कालिदास और उनकी कविता, अगर हमें इन महत्वपूर्ण कवियों की आलोचनात्मक कृतियाँ याद होंगी तभी तो हम इनको छांट पाएंगे, तो आपने अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। अगला प्रश्न, ना खास हिंदी ना खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? दिसंबर 2019 का है। तो ये कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। अगला प्रश्न, कवि क्रम और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो ये परमानंद श्रीवास्तव की है। यहाँ पे देखिए पहला कवि छोड़ के बाकी लास्ट के तीनों कवि की आलोचनात्मक कृतियाँ आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है। तो ये है 1977। मैंने कहा था ना कि रामविलास शर्मा जी की सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे रचनाएं तो पूछी गई हैं, साथ में उनके सन भी पूछे गए हैं। तो आपने जितनी भी 22-24 जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, 20+ है इतना मुझे पता है, ध्यान नहीं है अभी मेरे को, लेकिन सारी की सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं रामविलास शर्मा की, क्योंकि रचनाएं के साथ साथ इनके सन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा तभी तो आप छाट पाएंगे, तो आपने याद रखनी है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और इस वीडियो लेक्चर को लेकर आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे किसी चीज़ का सुधार करना है तो वो भी बताइएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।